हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में। वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जैसा कि आप सबको पता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर मैं एचआरएम की बात करूं तो एचआरएम के जो पार्ट्स हमने देखे थे अभी तक, इसमें फर्स्ट हमने देखा था एचआरएम कि एचआरएम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसका इंट्रोडक्शन देखा था हमने, उसके क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो सब हमने चेक किया था हमारे फर्स्ट वीडियो में। उसका हमने सेकंड पार्ट देखा था मैन पावर प्लानिंग की। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो कैसे मैन पावर प्लानिंग करता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है जैसे मैन पावर प्लानिंग में, सो दैट कि जो इंडिविजुअल को जिसको उसको हायर करना है, कहाँ पे हायर करना है, किस पोजीशन पे हायर करना है ना, किस लेवल पे हायर कर रहे हैं, वो सब मैन पावर प्लानिंग का पार्ट होता है। अब उस लेवल पे जब हायर कर रहे हैं तो हायरिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है, किसको सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट नहीं करना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, वो हम पार्ट करेंगे, वो हम देखेंगे हमारे इस नए वीडियो में जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो हम आगे अपना प्रेजेंटेशन को देखते हैं गाइस। सो फर्स्ट इज जो हम बात करने वाले वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो आपको जनरली आपने देखा होगा कि रिक्रूटमेंट वर्ड ही बेसिकली यूज़ किया जाता है कि हर जगह रिक्रूटमेंट मतलब कि क्या है इसका, हमको रिक्रूटमेंट करना है कैसे वैकेंसी के अप्लाई करना है यार मुझे रिक्रूटमेंट रिक्रूटर। तो हम इसमें लेकिन रिक्रूटमेंट के हमेशा आप दोस्तों देखेंगे तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिक्रूटमेंट, ओके, और दूसरा होता है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएँ। मतलब आप एज ए रिक्रूटर अगर मैं बात करूँ तो कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिक्रूटर के पास उस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हो गया रिक्रूटमेंट, मतलब कितने लोगों ने अप्लाई किया थ्रू डिफरेंट मीडियम। सिलेक्शन ऑन द अदर पार्ट, सिलेक्शन होता है कि उन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में से हमने एज पर हमारे क्राइटेरिया के और एज पर नंबर ऑफ वैकेंसीज वी हैव उसकी वजह से कितने लोगों को हमने सेलेक्ट किया। तो ये पूरी प्रोसेस को लोगों ने अप्लाई किया, उसके बाद सिलेक्शन में हमने कैसे इंटरव्यू लिया, एग्ज़ाम के थ्रू किया या हमारे इंटरनल रिक्रूटमेंट किया है ना, या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किया, वो सब पूरा प्रोसेस मिला के उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम, एम्स एट अट्रैक्टिंग एंड चूजिंग द राइट टैलेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए, उसको हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं, एंड चूजिंग द राइट टैलेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो राइट टैलेंट को जो चूज करेंगे उसको सिलेक्शन बोलेंगे। So recruitment refers to the process of identifying and encouraging potential candidate to apply for a job। मतलब रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जो हम एक इंकरेज कर रहे हैं, है ना, आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस पूल ऑफ टैलेंट ऑफ पूल को और इंकरेज कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। वाइल सिलेक्शन इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। तो सिलेक्शन का मीनिंग होता है कि उन पूल ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए, उसमें से हम उसका सिलेक्शन करें, तो जिसको हम बेस्ट चूज करेंगे वो हमारा सिलेक्शन का हो जाएगा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सो जैसे मैंने ऑलरेडी दोस्तों हम डेफिनेशन देख चुके हैं। रिक्रूटमेंट का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग एंड इंकरेजिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो अप्लाई करता है तो दैट इज द पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट। इट्स एन इनिशियल स्टेज इन स्टाफिंग दैट एम्स टू क्रिएट एन टैलेंट पूल फॉर द कंपनी। तो ये जो हम स्टाफिंग बोलते हैं ना, स्टाफिंग कंपनी है या स्टाफ है, बेसिकली दैट इज द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कंपनी जो हायरिंग करती है। तो जब हम बात करते हैं कि स्टाफिंग के लिए या हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो हम उस लेवल की बात करते हैं जहाँ पे लोगों को हम अप्लाई एक टैलेंट पूल क्रिएट करते हैं, जहाँ पे लोग उस अप्लाई करते हैं हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए, सो दैट एक पूल ऑफ कैंडिडेट आ जाता है। अगर मैं बात करूँ हमारे पास एक वैकेंसी है, लेट्स से हमारे पास जनरल मैनेजर एचआर का एक वैकेंसी है, ओके, सो हम क्या करेंगे, उसको एडवर्टीजमेंट करेंगे थ्रू वेरियस सोर्सेज, लिंक्डइन हो गया, पेपर एडवर्टीजमेंट हो गया, फेसबुक हो गया, ओके, और मल्टीपल जो आपकी एम्प्लॉयमेंट साइट्स है उस पर भी हमने एडवर्टीजमेंट दे दिया। तो उस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से मल्टीपल एप्लीकेशंस आ जाएगा। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट कि हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाएं। तो टिल दैट कि हमारे पास दैट इज द रिक्रूटमेंट पार्ट। उसके बाद जो फर्दर सिलेक्शन होगा, क्या क्या टूल यूज़ करेंगे, इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम होगा,
डायरेक्ट हायरिंग आएगी, उसको हम वो जो पार्ट होगा वो दैट कम्स अंडर द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन हम देख लेते हैं दोस्तों। The process of assessing and choosing the most suitable candidate from the talent pool based on the predetermined criteria। अब हम हमारे पास एक क्राइटेरिया तो दोस्तों रहता ही है कि इतने साल का हमको एक्सपीरियंस चाहिए या इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो सब एक हम जॉब एनालिसिस पूरा थॉरली, कोई भी एम्प्लॉयर होता है वो जॉब एनालिसिस थॉरली कर लेता है कि ना उसको कितने साल का एक्सपीरियंस, जो जिसको वो हायर कर रहा है एटलीस्ट वो उसको कितने साल का एक्सपीरियंस हो, किस किस टूल पे उसने काम किया हो, किस किस डिपार्टमेंट को उसने हैंडल किया हो, अगर एज ए टीम लीड है तो कितने लोगों को वो हैंडल करता है। वो सब हम अपने जो एनालिसिस होता है उसके बेसिस पे, जो हमारा क्राइटेरिया रहता है उसके बेसिस पे हम टैलेंट जो हमारे पास पूल क्रिएट हुआ है उसमें से राइट चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट जो होगा उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसका हम सिलेक्शन करते हैं। तो दो पूरा प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो इट इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, इंटरव्यूइंग, टेस्टिंग एंड मेकिंग फाइनल हायरिंग डिसीजन। तो इस प्रोसेस में होता है स्क्रीनिंग होता है। अब आपके पास मान लीजिए एक वैकेंसीज के लिए आपके पास 50 एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब 50 का तो इंटरव्यू करेंगे नहीं, आप क्या करेंगे 1:5 के रेशो में या 1:10 के रेशो में मैक्सिमम हम उनको इनवाइट करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो जो बाकी 40 एप्लीकेशन है उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, सो दैट कि उसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होगा, जो उस आउट ऑफ 50 में से जो 10 बेस्ट कैंडिडेट है जो सुटेबल है एज पर योर क्राइटेरिया, एज पर जो भी क्राइटेरिया वैकेंसी का, उनको पहले हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, है ना। उन्हीं को बुलाएंगे, मतलब पहले नहीं, उन्हीं को हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और उन्हीं का इंटरव्यू होगा, टेस्टिंग होगी कि उनमें से सुटेबल कौन सा है, ओके। और जो सुटेबल लगेगा उसको फाइनल हायरिंग डिसीजन, मतलब उसको हम यस और नो बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आगे बढ़ते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव तो आपको पता पड़ ही गया होगा कि एक पूल ऑफ टैलेंट क्रिएट करना, कंपनी के लिए बेस्ट कैंडिडेट को हायर करना थ्रू डिफरेंट सोर्सेज से। तो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले अट्रैक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट। ऑब्वियसली द वन ऑफ द रीजन जो रहने वाला है वो है अट्रैक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो इसमें क्या, जैसे उसमें ऑलरेडी है, टू जनरेट ए पूल ऑफ कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट हु possesses द नेसेसरी स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर द जॉब। तो सबसे पहले क्वालिफाइड कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना, इसके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो, रिलेवेंट नंबर ऑफ उसने स्किल्स सेट हो, नॉलेज हो उस जॉब के लिए। उन कैंडिडेट्स को सबसे पहले एक पूल क्रिएट करना उन जॉब्स का। तो सबसे पहले जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको अट्रैक्ट करना। सेकेंड है रिड्यूस टर्नओवर। टर्नओवर मतलब है कि ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करना जो बाद में इतना जल्दी छोड़ के कंपनी को नहीं छोड़े। अगर कंपनी को नहीं छोड़ता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली टर्नओवर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब जो हायरिंग एक्सपेंसेस होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। रिटेंशन का चांसेस बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाएगा। मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर होता है कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं और कितने लोग आपने हायर किए, तो वो टर्नओवर निकालते हैं। तो वो जो टर्नओवर है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा अगर आप राइट कैंडिडेट को चूज़ करते हैं तो। इसके बाद है दोस्तों कॉस्ट एफिशिएंसी। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में दोस्तों क्या होता है ना, काफ़ी एक कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि पूरा सारे टूल्स को यूज़ करना, मैन पावर की कॉस्ट रहती है, फिर इंटरव्यू कराना, सभी इंटरव्यू में जो पैनल मेंबर्स हैं उनके लिए अरेंजमेंट्स करना, कैंडिडेट्स को बुलाना, तो ये समय अच्छा खासा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आपने बेस्ट कैंडिडेट को हायर किया तो वो कंपनी छोड़ के इतना फ्रिक्वेंटली रिज़ाइन नहीं करते या कंपनी छोड़ के नहीं जाते, कंपनी के साथ एसोसिएट रहते, तो हमारा एक कॉस्ट भी कम हो जाता है। इसके बाद बात करें इनहांस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अगर हम बेस्ट कैंडिडेट को हायर करेंगे तो कंपनी का ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। अगर अच्छा इस बंदे में स्किल्स हैं, वो क्वालिटी है, अगर जिसको हम हायर कर रहे हैं उस कैंडिडेट्स में अगर अच्छी क्वालिटी है, स्किल सेट है, तो डेफिनेटली उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा और कंपनी की ग्रोथ भी होगी। कंप्लाइंस विद लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। अगर हमने राइट कैंडिडेट्स को हायर किया, ठीक है, और हमारी जो रिक्रूटमेंट की जो सिलेक्शन एंड जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, अगर वो फेयर ट्रांसपेरेंट होगा तो लीगल रेगुलेशंस वगैरह भी थोड़े से कम होते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब में जैसे आपने देखा होगा कि लोग RTI डाल सकते हैं अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, निकालने के लिए जानकारी कि मैंने क्या परफॉर्मेंस किया, मेरे कितने मार्क्स थे। तो अगर वो चीज़ें हमारे पास क्लियर हैं, है ना, फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में हमने लिया हुआ है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी कम हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों।
तो हमने देखा ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है, अट्रैक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, उसका आता है रिड्यूस टर्नओवर, कि टर्नओवर कम, अगर कैंडिडेट्स को हायर करते हैं तो टर्नओवर भी कम हो जाता है, उसका कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाती है कि कॉस्ट एफिशिएंसी कम रहे, देन इनहांस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस भी आपकी कम रहे, और कंप्लाइंस विद लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड, तो जो लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड है वो भी आपके मिनिमम बने रहे, अगर आपका जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का वो अगर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है तो। आगे बढ़ते हैं, बात करें अब हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे ओनली रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट में भी सेवरल स्टेजेस रहती हैं दोस्तों, इन विच एवरी फील्ड इज एवरी स्टेप इज क्रूशियल, इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट अ डाइवर्स पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, द प्रोसेस टिपिकली इंक्लूड। तो एक रिक्रूटमेंट जैसे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि रिक्रूटमेंट जो रहता है बेसिकली वो रहता है कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनके लिए एक टैलेंट पूल क्रिएट करना जिसमें से हम फर्दर सेलेक्ट कर सकें। तो वो जो पूल क्रिएट करना है उसके लिए एक प्रोसेस कैसा रहता है, आइडेंटिफाइंग द नीड और रिक्रूटमेंट। सबसे पहले आता है कि रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है या नहीं, उसकी हमको एक नीड आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो वो नीड कैसे आइडेंटिफाई होगा, वो हमने मैन पावर प्लानिंग में देखा था कि अगर किसी ने बताया कि हाँ हमको इस जगह वैकेंसीज हैं, इस पोजीशन पे एक हमको एक कैंडिडेट चाहिए, तो वहाँ से वो हायर हो, वहाँ से वो इंस्टिगेट होता है, वहाँ से कंफर्मेशन आता है कि हाँ इस पोजीशन के लिए हायर करना है। तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसके बाद आता है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना। जॉब एनालिसिस दोस्तों, जॉब बेसिकली जॉब एनालिसिस का पार्ट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी एंड जे, जॉब एनालिसिस है ना, ठीक है, जेडी एंड जेएस, जॉब एनालिसिस हो गया एंड जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। तो जॉब जो एनालिसिस होता है वो बेसिकली जॉब के रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कितने साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी कैंडिडेट्स के थ्रू, मैं बता रहा हूँ कितने साल का हमको एक्सपीरियंस चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या क्या स्किल सेट होने चाहिए, उसने क्या क्या अगर कुछ ट्रेनिंग से की है तो किस किस सेट में ट्रेनिंग होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन कोर्स क्या क्या होने चाहिए, वो थॉरोली एक जॉब एनालिसिस आता है उस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए। और जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें आता है कि कंपोनेंट की उसने क्या क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, वो सब जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब एनालिसिस का ही पार्ट होता है। जॉब एनालिसिस ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर दो चीज़ आती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन में आ गया कि आपका कि कितना पैकेज रहेगा, है ना, उसके पर्क से रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितना पर्क क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और कितना सैलरी वाले, वो सब उसमें आएगा आपके जॉब स्पेसिफिकेशन में। और जॉब डिस्क्रिप्शन में जो आपका आ गया कि जॉब से रिलेटेड कि क्या क्या काम करना पड़ेगा, है ना, क्या क्या KPI और KRA क्या क्या रहने वाले हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में का पार्ट होता है। और ये दोनों मिला के जॉब एनालिसिस बनाते हैं, जो आपका जे, जिसको हम जे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सोर्सिंग कैंडिडेट, की कैंडिडेट को कहाँ से सोर्स करना है, ठीक है। सोर्सिंग मतलब डिफरेंट पोर्टल, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो वैकेंसी होगा उसको डिफरेंट जगह पब्लिश करेंगे, चाहे वो लिंक्डइन हो गया, आपका naukri.com हो गया, monster.com हो गया, या आपका न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हो गया, या वेबसाइट पे आपको अपलोड करना है, या एम्प्लॉय रेफरल हो गया। तो आपको सोर्सिंग ऑफ कैंडिडेट आपको कहाँ से करना है, वो आपका थर्ड स्टेप रहेगा। उसके बाद स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग, उसमें से कितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना है इंटरव्यू के लिए, फर्दर प्रोसेस के लिए, सिलेक्शन के लिए, तो वो भी इसी का पार्ट हो गया आपका। तो ये 4 स्टेप्स रहती है दोस्तों रिक्रूटमेंट का। तो सबसे पहले जैसे आपको बताया कि आइडेंटिफाई द नीड फॉर रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट की क्या, ये जो इंडिविजुअल स्टेप, जो 4 स्टेप हमने देखा उसी का पार्ट है, मतलब वही है, उसको हम एक डीप में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट बिगिंस विद द आइडेंटिफाई वैकेंसी और फ्यूचर नीड और एडिशनल पर्सनल दिस कैन अकर ड्यू टू। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है कि जो वैकेंसी है उसको उसके लिए हायर करना, और इस फ्यूचर के लिए भी हायर करना कि फ्यूचर में इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो उसको पहले से ही हायर करना, रेडी रहना, जिससे कि कहीं भी कभी मैन पावर की शॉर्टेज ना रहे, है ना। तो न्यू पोजीशन एज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन रिस्ट्रक्चरिंग, न्यू पोजीशन क्रिएट हो सकती है कहीं भी, अगर बिजनेस आपका बढ़ रहा है ना, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है अगर बिजनेस का, तो वहाँ पे नई वैकेंसी की क्रिएट होने की संभावना रहती है। रिप्लेसमेंट हायरिंग टू फिल ए पोजीशन वैकेटेड बाय रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट और टर्मिनेशन। तो रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी एक बंदा काम कर रहा था, उसने रिजाइन कर दिया, या वो रिटायर हो गया, और या उसको जॉब से निकाल दिया, तो उसकी जगह हमको दूसरे बंदे को हायर करना है, तो वो रिप्लेसमेंट हायरिंग में आ गया आपका। उसके बाद है टेम्प्रेरी और प्रोजेक्ट बेस्ड रोल। अगर टेम्प्रेरी वैकेंसी है फॉर सम टाइम के लिए, या प्रोजेक्ट बेस्ड रोल है कि जब तक प्रोजेक्ट रहेगा तब तक हायर करना है, तो वो भी एक हमारे एक जो रिक्रूटमेंट की नीड है वो भी अराइज होती है वहाँ से भी।
सेकंड स्टेप जो दोस्तों रहता है वो रहता है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आपकी जॉब के रिलेटेड जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, KRA है, KPI है। KRA होता है दोस्तों की रिजल्ट एरिया, की रिजल्ट एरिया, और KPI होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। दो पार्ट होते हैं, एक हो गया आपका KRA और KPI। तो ये आपका क्या होता है कि उस जॉब से रिलेटेड जितने भी आपके असाइनमेंट्स होने वाले हैं, क्या क्या वर्कलोड होने वाला है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या क्या टास्क करने होंगे, वो आपके JD में पूरा कवर रहता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन में आपका रहता है कि उस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो JD और JS ये दोनों मिला के आपका बनाते हैं जॉब एनालिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं JA। ठीक है दोस्तों, तो जॉब एनालिसिस में दो पार्ट होते हैं, JD और JS। आगे इसके बाद सोर्सिंग कैंडिडेट को कैसे सोर्स करना है, वो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत सारे पोर्टल होते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है, वेबसाइट पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इंटरनल रिक्रूटमेंट भी देख सकते हैं हम कि अगर हमको जो हायर करना है वो हम जो इंटरनल प्रमोशन है उसको बढ़ा के उस पोजीशन के लिए बढ़ा सकते हैं क्या, मतलब उस नेक्स्ट पोजीशन के लिए उसको प्रमोट करके उस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं क्या, या ट्रांसफर करके कर सकते हैं क्या, या रीअसाइनमेंट कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये इसको बोलते हैं हम इंटरनल रिक्रूटमेंट, कि हमने इंटरनल ही अपने इंटरनल जो पूल ऑफ कैंडिडेट हैं उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए कि भाई हाँ दिस वैकेंसीज भी है और दोज हु आर मीटिंग द क्राइटेरिया है ना कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। सो वो हम एक बार इंटरनल रिक्रूटमेंट में हो जाता है। इसका एडवांटेज क्या है कि जो हमने एम्प्लॉय लॉयल्टी रहती है कि एम्प्लॉय को भी लगता है कि हाँ वो थोड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ मुझे हायर पोजीशन पे जाने का चांस मिलेगा। तो एक वो एक उनका एक लॉयल्टी एक पार्ट रहता है। शॉर्टर एडजस्टमेंट पीरियड कॉस्ट, और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, बिकॉज क्या है बाहर से कुछ हायर करना नहीं है, तो कहीं हमको पोस्ट नहीं करना है, कहीं से कैंडिडेट्स को हमने मैन पावर का बहुत मिनिमम यूज़ होता है, बिकॉज हमको पता है ये हमारा कैंडिडेट है और उसमें बहुत इजी रहता है, बिकॉज वो हमारे साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा होता है, तो हमको पता है उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके स्किल्स क्या हैं, उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, मे लीड टू स्टेगनेशन, लिमिटेड पूल ऑफ कैंडिडेट। अब देखिए लिमिटेड पूल ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास जैसे हमने वैकेंसी अप्लाई किया, अब आपको पता है कि पाँच ही लोग हैं और उसमें से भी एक ही ने अप्लाई किया, तो आपके पास बेसिकली एक या दो ही लोगों ने अप्लाई किया, तो एक या दो ही लोग हैं आपके पास उस पर्टिकुलर पोजीशन को सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ पूल ऑफ कैंडिडेट नहीं है कि आपके पास चॉइस कम रहती है कि आपके पास उस वैकेंसी पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए, तो थोड़ा डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। इसके बाद दोस्तों सोर्सिंग कैंडिडेट में एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, अभी हमने इंटरनल देखा था, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि आप बाहर से देख रहे हैं कहीं से, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से देख रहे हैं। तो जैसे आपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिया, या किसी रिक्रूटर आपने देखा होगा लिंक्डइन अगर आपने चलाया हो तो आपको पता होगा कि पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए आता है, तो वो पोस्ट कर दिया, या नौकरी पे पोस्टिंग कर दिया, या वेबसाइट पे डाल दिया, है ना, या एडवर्टीजमेंट रिलीज़ कर दिया, तो वो सब रहता है। तो जॉब पोर्टल वेबसाइट मैंने ऑलरेडी बता दिया, लिंक्डइन, इंडीड, जितनी भी वेबसाइट है वहाँ पे पोस्ट कर दिया, तो लोग देखते हैं वहाँ पे, जनरली जाते विजिट करते हैं क्या किस किस कंपनी वैकेंसी आई है, आपकी भी अगर वहाँ पे रहेगा तो लोग अप्लाई करेंगे। एम्प्लॉय रेफरल, हाँ एक भी एक पार्ट है। एम्प्लॉय रेफरल क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा है और वो कैंडिडेट थोड़ा वर्थ है, तो वो जो ऑलरेडी जो एम्प्लॉय है वो वर्थ है, तो वो कैंडिडेट को रिकमेंड कर सकता है कंपनी के लिए, हाँ ये मेरा फ्रेंड है और ये इस पोजीशन के लिए एलिजिबल है और सुटेबल कैंडिडेट है, इसको वो भी अप्लाई देन कर सकता है थ्रू रेफरल। इसमें क्या होता है ना, एक इंटरव्यू की रेफरल बोनस भी मिलता है जो करंट एम्प्लॉय होता है, अगर उसका रेफरल अगर सेलेक्ट हो जाता है तो उसको रेफरल बोनस भी मिलता है। इसके बाद थ्रू सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, लाइक लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे भी पोस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट एजेंसी। थर्ड पार्टी एजेंसीज भी आजकल काफ़ी प्रोमिनेंट है, जिसमें आपको देखेंगे कि थर्ड पार्टी जो आपकी रहती है रिक्रूटमेंट एजेंसी, हम जिसकी बात करते हैं उनको हम सीधे देते हैं कि हमको इस पोजीशन के लिए ये हमारा क्राइटेरिया है, वो लोग हायर करके देते हैं, जो भी कमीशन वगैरह होता है वो चार्ज करते हैं ताकि वो आपको अच्छा कैंडिडेट्स हायर करके देते हैं। और कैंपस रिक्रूटमेंट भी एक पार्ट है जिसमें आप डायरेक्टली कैंपस में जाके हायर कर सकते हैं। तो
तो ये भी एक ये आपके एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का ही एक पार्ट है। तो ये सब जो हमारे पार्ट है वो हमारे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए। इससे पहले हमने देखा था इंटरनल रिक्रूटमेंट। इसके बाद दोस्तों स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग। तो सबसे पहले हम अगर मान लीजिए आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत सारे आ गए हैं, तो सबसे पहले आपके देखेंगे रेज्यूमे स्क्रीनिंग। रेज्यूमे स्क्रीनिंग मतलब जो आपका क्राइटेरिया है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे आप रेज्यूमे के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास 50 है और आपके पास 1 वैकेंसीज हैं और 50 कैंडिडेट हैं, तो आपको 40 को रिजेक्ट करना है, ठीक है। इनको रिजेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप स्क्रीनिंग रिज्यूमे देख सकते हैं। रिज्यूमे के बेसिस पे जो आपको सुटेबल नहीं लगा उनको आप आउट कर सकते हैं, जो सुटेबल लगा उसको आप इन कर सकते हैं, ठीक है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जैसे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है सबसे इनिशियल लेवल पे स्क्रीनिंग करना, सो दैट कि आपको एक बार बात करने से समझ में आए कि दैट कैंडिडेट की वो कैसे बात करता है, उसका बिहेवियर कैसा है ना, फ़ोन पे कितना बात करता है, क्या नॉलेज है उसको, वो भी आप इनिशियल लेवल पे बात कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी थ्रू कर सकते हैं, जूम कॉल कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का पार्ट रहता है। उसका रहता है शॉर्ट लिस्टिंग। तो 9 द पूल ऑफ कैंडिडेट टू दोज बैट फिट द जॉब क्राइटेरिया। और शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब होता है कि बहुत सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज को जो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आया है उनको कम करना, सो दैट की जो रिक्रूटमेंट टीम है उनको कम से कम इंटरव्यू लेने पड़े, और इंटरव्यू लेने के बाद भी एक सुटेबल कैंडिडेट को आइडेंटिफाई कर सकें। अब एक वैकेंसी के लिए कोई 30-40 इंटरव्यूज तो नहीं लेगा, मैक्सिमम 10 ले सकता है या 8 ले सकता है। तो वो 8 आउट ऑफ 40 कैंडिडेट्स में 8 एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करना है, को ही हम शॉर्ट लिस्टिंग बोल रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े, बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। अब हम सेकंड वाले पार्ट पे आ गए। पहले हमारा था रिक्रूटमेंट, अब हम बात करें सिलेक्शन की। सो सिलेक्शन में आपके 5 स्टेप्स हैं। सो सिलेक्शन कंप्राइज ऑफ 5 स्टेप। फर्स्ट सिलेक्शन टेस्ट, तो टेस्ट के थ्रू होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू होगा। बैकग्राउंड चेक एंड रेफरेंसेस, कि उसने जो भी पहले जहाँ भी काम किया है उसका बैकग्राउंड चेक करना। उसके बाद एक हायरिंग डिसीजन, तो हायरिंग डिसीजन बनाना कि हाँ ये हमारा सुटेबल कैंडिडेट्स है। और जॉब ऑफर नेगोशिएशन, तो जॉब ऑफर देना या ज्वाइनिंग लेटर देना और नेगोशिएट करना, जो भी कितना पैकेज है, कितना सैलरी होगा उसको नेगोशिएट करना और जॉब ऑफर प्रेजेंट करना। अब हम देखेंगे एक एक करके सिलेक्शन वाला पार्ट। अभी तक हमने देखा था रिक्रूटमेंट का 4 स्टेप्स जो हमने देखे थे रिक्रूटमेंट के, जो इंटरनल होते हैं। उसके बाद हम देखे थे सिलेक्शन में देखिए क्या होगा। सबसे पहले सिलेक्शन टेस्ट। तो आजकल क्या होता है ना कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को कम करने के लिए फॉर द रिक्रूटमेंट, क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो हैं कैंडिडेट्स हैं वो हैं ज़्यादा, वैकेंसीज हैं कम, तो हर कोई हर किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देता है, ठीक है। अब वैकेंसी अप्लाई तो कर दिया, अब लेकिन जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट कराने लगी हैं थ्रू CBT एग्जाम होता है। एक आपने देखा होगा CBT एग्जाम होता है, जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, TCS ION कराती है, या IBPS आपने देखा होगा, SSC देखा होगा, ठीक है। तो उसमें पहले होता है कि आपका एक टेस्ट किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है या पेपर पे भी होता है। उसके थ्रू कैंडिडेट्स को जो पूल होता है कम किया जाता है, ठीक है। तो उसमें उसकी प्रॉब्लम्स हो रही स्किल्स जो होती है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, मैथ्स वगैरह, ये सब देखी जाती है। इंग्लिश भी देखी जाती है, तो इंग्लिश का भी एक टेस्ट होता है जो उसमें बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, सो दैट कि एम्प्लॉय जो है वो जो कैंडिडेट्स जो हैं वो इंग्लिश प्रॉपरली पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते, वो सब उसमें आता है। उसका आता है दोस्तों पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट आता है कि असेस पर्सनैलिटी ट्रेट टू डिटरमाइन कल्चरल फिट और वर्क स्टाइल। तो पर्सनैलिटी टेस्ट भी कई कंपनियां कराती हैं, जिसमें उसकी वर्क स्टाइल कैसा है, वेदर वो उस कंपनी के कल्चर में फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, उसको असेस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। उसका आता है स्किल टेस्ट भी आता है। स्किल टेस्ट में आपके जितने भी आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल स्किल है, जिसमें आपके जो करंट स्किल सेट है, जो टेक्निकल टेस्ट वगैरह होते हैं उसको एनालिसिस किया जाता है एज पर द जॉब क्राइटेरिया। उसका आता है दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके जो आपके एप्टीट्यूड रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स वगैरह कभी भी क्या एप्टी वाले होते हैं, मैथ्स वाले, आपकी उसमें रीजनिंग वगैरह चेक की जाती है ना, कि आप उसको, ये क्विकर होता है, बहुत क्विक होता है, कितनी जल्दी आप जो पोटेंशियल कैंडिडेट है वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमने इसमें दोस्तों सिलेक्शन टेस्ट में जो देखा, बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। इसमें से एक भी कंपनी करा सकती है और मल्टीपल भी करा सकती है, डिपेंड करता है वो कंपनी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या है। तो पहले था कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, स्किल सेट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट।
नेक्स्ट है दोस्तों, वो है हमारा इंटरव्यू। अभी जब सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन एग्जाम कंडक्ट करा लिया हमने या जो भी टेस्ट कंडक्ट करा लिया, उसके बेसिस पे हमारे पास कैंडिडेट्स रह गए, रीजनेबल कैंडिडेट्स रह जाते हैं, और उन रीजनेबल कैंडिडेट्स का होता है इंटरव्यू। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। तो जो इंटरव्यू होता है उसमें बहुत सारे इंटरव्यू के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जब आप उसको देखेंगे तो बहुत सारे टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है दोस्तों, उसमें कहता है हर किसी जो कैंडिडेट होगा जो है ना, उनसे एक जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। उसमें कंसिस्टेंसी रहती है कि हाँ ये एक ही तरह का, और किस किसने क्या क्या आंसर किया, सही आंसर किसने किया, है ना। तो एक फेयरनेस भी रहती है इसमें कि सबसे एक जैसा क्वेश्चन पूछा गया। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। उसको एक थोड़ा सा उसको कि वो थोड़ा सा शांत रहे, उससे नॉर्मल तरीके से बात की जाती है। उसके बारे में पूछा जाता है कि हाउ आर यू, है ना, फैमिली में कौन कौन है ना, कहाँ से आपने पढ़ाई की, कहाँ पे आपका जन्म कहाँ हुआ, है ना, कैसे पढ़ाई की आपने, अभी क्या करें। थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग होता है, उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी रेंडमली कोई भी पैनल मेंबर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, रेंडम बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों बिहेवियर इंटरव्यू। बिहेवियर इंटरव्यू का आजकल इंटरव्यू में एक साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व किया जाता है। वो कैंडिडेट्स के बिहेवियर को, व्हेन जो कैंडिडेट्स होता है, व्हेन ही और शी एंटर इन द इंटरव्यू रूम, वो तब से लेके मॉनिटर करती हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरह से वो क्वेश्चन आंसर कर रहा है, पॉज लेके कर रहा है या एकदम बहुत जल्दबाजी में कर रहा है, या कैसे कर रहा है। वो एक उसका बिहेवियर टेस्ट भी किया जाता है, उसको साइकोलॉजिस्ट टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें उसके स्पेसिफिक सिचुएशन, उसको एक और टास्क दिया जाता है, सिचुएशन की सिचुएशन बताई जाती है कि इस सिचुएशन में कभी आपने क्या काम किया, कैसा रिजल्ट आया, और आपके क्या क्या एफर्ट थे। वो सब पैनल मेंबर्स इंटरव्यू कैंडिडेट से पूछते हैं और उसके बिहेवियर को असेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू होता है मल्टीपल इंटरव्यूअर्स असेस द कैंडिडेट इन वन सेशन। तो इसमें पैनल इंटरव्यू जनरली आजकल पैनल इंटरव्यू होता है, सिंगल इंटरव्यू तो बंद ही हो गया। पैनल इंटरव्यू में गवर्नमेंट जॉब में आप देखेंगे तो पैनल इंटरव्यू रहता है, लेकिन आप उसमें देखेंगे प्राइवेट जॉब में देखेंगे तो सिंगल मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यूज रहते हैं। उसका दोस्तों आता है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू के सेवरल कैंडिडेट्स आर इंटरव्यूड साइमल्टेनियसली। तो सभी कैंडिडेट्स को एक ही बार में इंटरव्यू किया जाता है ना, ग्रुप इंटरव्यू में। ऑफन टू असेस हाउ दे इंटरेक्ट इन ग्रुप सेटिंग्स, तो वो ग्रुप में कैसे बात कर रहे हैं उसको दिया था। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत रेयर होता है, मतलब कम हो गया है काफ़ी। जो स्ट्रक्चर्ड हो गया, पैनल इंटरव्यू हो गया या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हो गए, ये काफ़ी कॉमन इंटरव्यूज़ के टाइप हैं जो जनरली होते हैं। बात करेंगे हम थर्ड स्टेप की, वो होता है ग्राउंड चेक एंड रेफरेंसेस। इसमें क्या रहता है दोस्तों कि जब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को फाइनल कर लिया कि हाँ दिस विल बी दिस इज़ माई फिट कैंडिडेट, ये मेरा फिट कैंडिडेट है, तो उसका हम बैकग्राउंड चेक कराते हैं। कोई भी आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं, किसी भी थर्ड पार्टी को जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती हैं उनको हायर कर लेती हैं, उनको बताती थी कि ये कैंडिडेट्स हैं, तो वो लोग फिर बैकग्राउंड चेक करके देते हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट उसका एम्प्लॉयमेंट का हिस्ट्री कैसा था, पहले कहाँ पे काम कर चुका है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है जिसमें वो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कराते हैं, एजुकेशन कहाँ से की हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स उसने सबमिट किए हैं एजुकेशन से क्वालिफिकेशन रिलेटेड वो वैलिड हैं या नहीं है ना, वो फर्जी तो नहीं है, वो सब देखते हैं। फाइनेंशियल सर वो सब बैकग्राउंड चेक करते हैं। ठीक है, रेफरेंस भी जब वो लेते हैं कैंडिडेट का कि भाई आपका रेफरेंस दे दीजिए, तो रेफरेंस वो कैंडिडेट देता है, किसी भी दो लोगों के नाम देता है, उन दो लोगों से बात की जाती है कि भाई क्या कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा है, वो जब आपसे बात करता है वो सब इसमें बैकग्राउंड चेक्स और रेफरेंसेस में होता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मेकिंग हायरिंग डिसीजन। तो हायरिंग डिसीजन जब सब कुछ हो गया, आप क्लियर हो गया कि हाँ ये कैंडिडेट सब कुछ क्लियर है, तो उसके बाद की जाती है। उसके बाद उसको हायरिंग डिसीजन के लिए इनवाइट किया जाता है और उसके सैलरी नेगोशिएशन किया जाता है कि कितना वो सैलरी लेगा। तो गवर्नमेंट जॉब में तो ऑलरेडी फिक्स रहता है, तो ये पार्ट नेगोशिएशन वाला पार्ट जनरली नहीं आता है। बट प्राइवेट जॉब में नेगोशिएशन काफ़ी होता है, कैंडिडेट्स की कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ एम्प्लॉयड साइड से भी रहता है, तो वो नेगोशिएट करने के बाद फाइनल है ना उसको ऑफर लेटर एचआर की साइड से दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये होता है मेकिंग द हायरिंग डिसीजन। तो अब हायरिंग कैसे करना है,
तो है मतलब हायरिंग तो हो गया, अभी करना है कि डिपार्टमेंट हेड से फाइनल करने के बाद जब एचआर ने डिस्कस कर लिया, अरे ठीक है, मैनेजर ने आपका क्वालिटी वाला, आपका जो क्वालिटी है, जो स्किल सेट है, वो सब चेक कर लिया। अब जो बात करनी है कॉम्पनसेशन की या सैलरी की बात करना है, वो एचआर बात करके डिपार्टमेंट हेड से और फाइनल ऑफर लेटर जनरेट कर देता है। इसके बाद जॉब ऑफर नेगोशिएशन, वही बेनिफिट, सैलरी क्या क्या रहने वाला है, फॉर्मल जॉब लेटर कब रहेगा, आउटलाइनिंग कब रहेगा, है ना, कब से ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग डेट क्या रहेगा, वो सब है ना, वर्क कंडीशन कैसे रहेगा, वो सब वर्किंग टर्म्स वगैरह, वो सब जॉब ऑफर नेगोशिएशन में आ जाता है। चैलेंजेस दोस्तों क्या क्या आते हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में? देखिए सबसे पहले जो मेजर चैलेंजेस आता है वो है आपका अट्रैक्टिंग द राइट टैलेंट, मतलब सही जो कैंडिडेट है वो उस पर्टिकुलर पोजीशन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करे, दैट इज़ अ मेजर चैलेंज कि वो अप्लाई करे। आपको अलग अलग सोर्सेज के थ्रू आपने आपकी वैकेंसीज के बारे में बताना होता है, कंपनी जो रहती है, कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कंपनी को बताना होता है कि हाँ हमारे यहाँ पास वैकेंसीज है, सो दैट कि जो सुटेबल कैंडिडेट्स हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, वो उस पोजीशन के लिए अप्लाई करें, है ना। तो एक मेजर चैलेंजेस है। उसके बाद कंपटीशन फॉर टैलेंट इन इंडस्ट्री विथ हाई डिमांड फॉर स्पेसिफिक स्किल ऑर्गेनाइजेशन फेस स्टिफ कंपटीशन टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट। अब जैसे कुछ कंपनी, जैसे आजकल आप देखेंगे एआई रिलेटेड जितनी वैकेंसीज हैं उसमें क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स थोड़े से कम है, कैंडिडेट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, इनको क्वालिटी कैंडिडेट्स बोलेंगे। और बाकी जैसे आपका नॉर्मल इंजीनियरिंग हो गया होगा तो आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, पूल ऑफ कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे। बट आपको अगर एआई वैकेंसीज के लिए चाहिए तो आपको थोड़े से लेस कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे। तो कुछ जो हाई डिमांड जॉब्स हैं, है ना, वहाँ पे आपको कैंडिडेट्स थोड़े से कम मिलेंगे। तो वो एक कंपनी के लिए एक दिक्कत रहती है वहाँ पे। उसके बाद बाइस एंड डाइवर्सिटी करके, कि जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो फ्री फ्रॉम बाइस एंड इंकरेज डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस। बाइसनेस ना रहे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में, ऐसा ना हो कि केवल लड़कों का रिक्रूटमेंट हो रहा है, लड़कियों का नहीं हो रहा है, या लड़कियों का हो रहा है, लड़कों का नहीं हो रहा है। तो वो थोड़ा मैन और वुमेन को बाइसनेस नहीं होना चाहिए, जो भी क्वालिफाइड है उसका सिलेक्शन हो। तो ये सब चैलेंजेस रिक्रूटमेंट जनरली आते हैं, है ना। और उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, कि जो कैंडिडेट्स है वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने वाला कैंडिडेट है या नहीं है, ठीक है। और जो भी रिक्रूटमेंट की साइड से टीम है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है नहीं कर रही है, लाइक एटीएस एप्लीकेंट ट्रेनिंग सिस्टम वगैरह होता है, ठीक है। सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज़ कर रही है नहीं कर रही है। तो वो सभी एक रहता है कि कैंडिडेट्स को कहाँ से सोर्स करना है, तो वो एक चैलेंजेस है। उसके बाद रिटेनिंग न्यू हायर। तो अभी आजकल क्या, तो आजकल जो आप देखेंगे आईटी इंडस्ट्री में क्या रहता है कि लोग हायर मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट होने के 1 साल के बाद जॉब छोड़ के दूसरी आईटी कंपनी में चले जाते हैं, फिर तीसरे में चले गए, फिर वापस उससे में आ गए। तो ये न्यू रिक्रूटीज़ में आजकल थोड़ा सा चल रहा है। तो कैंडिडेट्स को, उनको जो कंपनीज होती हैं उनको उनका ये भी रहता है, उनका एक भी एक कंसर्न रहता है कि यार मैं इसको आज हायर कर लूँगा, कल चला तो नहीं जाएगा। तो वो भी एक काफ़ी चैलेंजेस है हर कंपनी के लिए कि जो जिसको हायर कर रहे हैं वो उनके साथ रुका रहे, उनके साथ काम करे, लॉन्ग टर्म में काम करे, एटलीस्ट 5 साल तो काम करे। अभी वो 1 साल में सभी आपने इतना कॉस्टिंग, उसको इतना मेहनत किया किसी भी कंपनी ने उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कैंडिडेट को हायर करने के लिए, और वो 6 महीने और 1 साल में दूसरी कंपनी में चला गया, तो कंपनी का टाइम भी ख़राब होता है और जो कॉस्ट जो उस पर इंकर्ड हो रही है वो भी होती है। तो वो ये भी एक काफ़ी चैलेंजेस हैं। तो ये हमारे चैलेंजेस कहते हैं, अट्रैक्टिंग द राइट टैलेंट को राइट टैलेंट को अट्रैक्ट करना एक चैलेंजेस है। उसके बाद कंपटीशन फॉर टैलेंट, कंपटीशन टैलेंट बढ़ गया है तो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, तो उसको भी देखना। उसके बाद बाइस एंड डाइवर्सिटी नहीं होना, वो भी चैलेंजेस है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आजकल हो रहा है तो टेक्नोलॉजी वैसे यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वही चैलेंजेस है। उसके बाद टॉप टैलेंट को रिटेन करना एक काफ़ी चैलेंज है आज के टाइम पे। इसके बाद दोस्तों है इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है आज के टाइम पे। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, अगर आप राइट कैंडिडेट को हायर करते हैं तो उसके जो गोल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल से अलाइन रहते हैं। तो जैसे ही उसकी वो अपना उसके जो टारगेट्स रहते हैं वो काम करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव होते हैं। जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, विजन मिशन होता है, वो भी अचीव हो जाता है। रिड्यूस टर्नओवर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि राइट कैंडिडेट्स हायर करते हैं और कैंडिडेट्स के जो कैंडिडेट्स का जो उसका जो माइंडसेट रहता है या जो उसके स्किल सेट है
वो कंपनी का कल्चर अगर अच्छा है और उसको पसंद आता है कैंडिडेट को, तो वो एक बार रिज़ाइन करने से पहले या दूसरी कंपनी में जाने से 2 बार सोचते हैं कि हाँ इस कंपनी का वर्क कल्चर अच्छा है, मेरे बॉस अच्छे हैं, है ना, तो मैं दूसरी कंपनी में क्यों जाऊँ, वहाँ पे ऐसा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी का वर्क कल्चर अच्छा है ना, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, बॉसेस अच्छे हैं, नहीं, वर्क प्रेशर थोड़ा सा कम है, आजकल एक नया टॉपिक चलता है वो है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। अगर वर्क लाइफ बैलेंस भी है ना, तो जो टर्नओवर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब जो मैन पावर को हायर करने का जो कॉस्टिंग लगती है वो कम हो जाती है, लोग रिज़ाइन भी नहीं करते हैं, तो आपका मैन पावर जो टर्नओवर रेट भी रहता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। कॉस्ट एफिशिएंसी मैंने आपको बताया कि जब हम राइट कैंडिडेट्स को हायर करते हैं तो हमारी जो ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग पे जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो छोड़ के नहीं जाते कंपनी, इतनी जल्दी रिज़ाइन नहीं करते हैं, सेपरेट नहीं होते कंपनी से, तो ट्रेनिंग एक ही बार देना होता है, बार बार ट्रेनिंग नहीं होता है। अगर बार बार हायर करेंगे तो बार बार ट्रेनिंग नए नए कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट भी जाती है, हायरिंग कॉस्ट भी जाती है, ट्रेनिंग कॉस्ट भी जाती है, ठीक है, प्लस उसको नए कैंडिडेट्स को सीखने में भी थोड़ा समय लगेगा, अपने जो नए कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट रहता है उसे कोप अप करने का भी थोड़ा टाइम लगता है। पुराना जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसको क्या है, उसको पता है कि चीज़ें कैसे होती हैं, वर्क कैसे काम करता है, तो वो भी काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंसी उसमें आती है। उसके बाद इन्हांसिंग कंपनी रेपुटेशन भी इन्हांस होती है। इससे क्या होता है, अगर एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता है तो वो बताता है नहीं मेरी कंपनी का वर्क कल्चर तो बहुत ही अच्छा है, सो दैट कि वो अदर कैंडिडेट्स को भी बताता है, कैंडिडेट्स भी सोचते हैं हाँ यार इस कंपनी के लिए अप्लाई तो करना है, जब भी वैकेंसीज आएगी तो इस कंपनी के लिए अप्लाई करना है। तो कंपनी को भी ये देखना होता है कि वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा मतलब उनको ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय खुश रहे, मोटिवेटेड रहे, उसको वर्क लाइफ बैलेंस भी रहे, कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे, सो दैट कि इन फ्यूचर जब वैकेंसीज आए तो वो भी वर्ड जो होता है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो रहती है कि लोगों ने बता दिया नहीं है वो कंपनी अच्छी है, तो वो भी 10 लोगों को बताएगा, उसने एक आपको बताया, आप 5 लोगों को बताओगे, वो 5 लोग 5 को और बताएंगे, तो जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी रहती है वो भी काफ़ी अच्छी है, जैसे एम्प्लॉय का एक ब्रांड बनता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है। जैसे आज हम देखते हैं कि TCS है, कहते हैं नहीं यार TCS तो बहुत अच्छी कंपनी है ना, या अब कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वो तो या नहीं यार इसमें तो मुझे जाना ही है, ये अच्छी कंपनी है। गूगल की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो लोग रेडी रहते हैं इनको अप्लाई करने के लिए वैकेंसीज के लिए, तो वो एक उनका एक ब्रांड है ना, कि या नहीं गूगल में काम करें, मेरा बेटा तो गूगल में काम करता है, तो वो चीज़ एक कंपनी की रेपुटेशन भी काफ़ी मैटर करती है अच्छे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कल्चरल फिट रहता है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में क्या होता है कि अगर कैंडिडेट्स का जो वर्क एनवायरनमेंट है अगर वो कंपनी के वर्क एनवायरनमेंट से मैच कर जाता है, तो वो क्या होता है ना कि उसका जो वो हमेशा मोटिवेटेड फील करता है ना, मोटिवेटेड फील करता है, और कंपनी की वैल्यूज़ वगैरह को भी काफ़ी ध्यान रखता है कि कंपनी क्या वैल्यू है, और वर्क एनवायरनमेंट भी एक अच्छा बना रहता है, सो दैट कि एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम होता है और काम कंपनी भी ग्रोथ कर, मतलब वो ऑब्वियसली वो तो अपना काम कर ही रहा है, उसके वो भी ग्रो करेगा, उसके गोल्स एंड टारगेट भी अचीव होंगे, तो एम्प्लॉय के जो कंपनी के गोल्स एंड टारगेट्स है वो भी अचीव होगा, कंपनी भी ग्रो करेगी तो एम्प्लॉय को भी प्रमोशन देगी, तो ये वाइस वर्सा रहता है ना। कंक्लूजन क्या है दोस्तों, सबसे पहले द मेजर कंक्लूजन की बोथ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक स्ट्रॉन्ग एक मेजर प्रोसेस है ना, किसी भी कंपनी को बिल्डअप करने के लिए, उसको उसके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए, बिकॉज अगर राइट कैंडिडेट्स को हायर नहीं किया गया तो कंपनीज के जो गोल्स एंड टारगेट्स गोल्स होते हैं वो कभी भी अचीव नहीं हो सकते। राइट कैंडिडेट्स को हायर करना बहुत जरूरी है, इसका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ना। आजकल आप देखें कि जॉब मार्केट है ना, उसके डायनामिक्स काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, लोग फ्रिक्वेंटली मूव करने लगते हैं, जैसे भी कंपनी कल्चर पसंद नहीं आया, नहीं यार मेरे कंपनी कल्चर अच्छा नहीं है, मैं दूसरी कंपनी में चला जाता हूँ, तो वर्किंग डायनामिक्स ग्लोबलाइजेशन के बाद में वर्किंग डायनामिक्स काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। कंपनी को भी क्या देखना है कि जो राइट वर्क एनवायरनमेंट अच्छा रहे, है ना, वर्क लाइफ बैलेंस एम्प्लॉय का दिया जाए, एम्प्लॉय की फैमिली का भी आजकल चल रहा है कि ध्यान देते हैं एम्प्लॉय की फैमिली पे भी, टाइम टू टाइम आप देखेंगे एम्प्लॉय कनेक्ट एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है, वो रहे जिससे कैंडिडेट्स कंपनी के साथ जुड़ा रहे, है ना, एम्प्लॉय जो कंपनी के साथ जुड़ा रहे। दूसरी तरफ एम्प्लॉय को भी देखना है कि कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है ना, वो फ्यूचर में किसी कंपनी में अगर वो जाने का सोच रहा है, वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट वैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना, कॉम्पनसेशन उतना रहेगा नहीं रहेगा, तो वो एक वाइस वर्सा प्रोसेस रहती है। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप किसी भी कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो।
ओके दोस्तों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आगे हम ऐसे आपके और भी टॉपिक HRM रिलेटेड लेके आते रहेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।